तो अब इस कंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो पोटेंशियोमीटर है हमारा जो बना है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ए पॉइंट से तो हमने कनेक्ट कर ही दिया है यहां पर। अब इसी ए पॉइंट के साथ एक काम करता हूं, मैं ये मीटर यहां से हटा देता हूं ताकि ये बीच बीच में मुझे पंगे ना करे, है ना। बस वायर को शो कर देता हूं मैं, ठीक है। ये 0 to 100 ये फर्स्ट वायर लिया हुआ है, तो ये फर्स्ट वायर ले लेता हूं मैं। मीटर कहीं पे भी लगा सकते हैं, मीटर आप यहां लगा दो, है ना। ये मीटर लगा दिया शो करने के लिए। ये इस पर 100 दोनों तरफ होगा, एक तरफ 0 होगा, एक तरफ 100 होगा, इधर की तरफ 0 होगा तो इधर की तरफ 100 होगा। आपने देखा होगा मीटर स्केल वुडन वाला। तो ये मैंने सिर्फ बेटर क्लैरिटी के लिए वायर का ये पॉइंट ले लिया। कौन सा पॉइंट है ये? ए पॉइंट। अच्छा, इस ए पॉइंट और ये जो पॉइंट हमारा कनेक्ट हुआ है किसके साथ? बैटरी के साथ। इस पॉइंट के साथ हमें एक लगानी है जॉकी। जॉकी का काम क्या रहेगा? वो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगी, ठीक है। तो हमने यहां पर लगा दी एक, यहीं से ये ए पॉइंट ही है, इस ए पॉइंट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल का डिफरेंस देगा, और उसके साथ एक जॉकी। जॉकी सब लोगों ने लैब में देखी होगी, एक स्लाइडिंग है ना, वो जो मीटर ब्रिज के अंदर होता है वही। तो इसका काम क्या है? कहीं पे भी इस वायर पे टच करना, जिससे जिस जगह पे टच करना है वहां तक की रीडिंग ले सके। लेट्स सपोज मैंने पहले वायर पे ही टच कर दिया, है ना, किसी इस जगह पर, और इसकी लेंथ के लिए हमने इस पॉइंट को बोल दिया एबीसी, तो हो ही रखा है हमारा, इस एबी तो हो ही रखा है, एसी बोल दिया। तो ये यहां से यहां तक की ये जो या जॉकी है तो एजे बोलेंगे हम इसको, एजे बोल देते हैं। तो ये लेंथ हो गई एल, ठीक है। ये वाला जो सर्किट हमने बनाया, बेसिक सर्किट, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी सर्किट और ड्राइविंग सर्किट। क्यों बोलते हैं ड्राइविंग सर्किट या ऑक्सिलरी सर्किट? यही वो सर्किट है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं, है ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। यही वो सर्किट है जिसके थ्रू इस पूरे वायर के अंदर करंट आने वाली, कहां से आने वाली है? बैटरी से। तो बैटरी का काम क्या है? एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवाना थ्रू आउट द वायर। ये ऐसे ऐसे घूमती घूमती, और ये सभी वायर्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में, आपस में एक दूसरे के दिख पैरेलल रहे, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। इन सभी के पॉइंट, सभी सारे पॉइंट एक जगह पे नहीं है, ये वाली सिचुएशन नहीं है। ये ऐसे आ रहे हैं, ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। यानी कि आप इसका एक पॉइंट लो, दूसरा पॉइंट लो, इसको खींच दो तो एक लंबा वायर बन जाएगा पूरा का पूरा। तो ये पूरा सीरीज चल रहा है, ना कि पैरेलल। ये चीज भी समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इससे जो करंट आ रही है वो ऐसे घूमती घूमती आएगी सबके अंदर, और ये करंट कैसी होगी? कांस्टेंट करंट होगी। सो ड्राइविंग सर्किट और ऑक्सिलरी सर्किट का व्हाट इज द बेसिक पर्पस? टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट करंट इनसाइड द सर्किट, ठीक है। अब कांस्टेंट करंट आ रही है साहब, आ रही है, तो हमने कहा कि इसमें करंट आ रही है, और ये क्योंकि एक कांस्टेंट या मैग्नेटिन का बना हुआ कोई एलॉय वायर है, तो इसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा। और लेट सपोज हमने ये मान रखा है कि ये जो वायर है इट इज हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ये जो वायर होता है इसका थ्रू आउट जो इसका एरिया है वो सेम है हर जगह पर, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड इसकी जो कंपोजिशन है जिस तरह से बना हुआ है, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है वो सेम है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन या यूनिफॉर्म डेंसिटी बोल सकते हो आप, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका मतलब क्या हो गया? तो ये क्यों बोला मैंने, इसका रीजन है कांस्टेंट करंट अगर फ्लो हो रही है, तो अगर मान लीजिए ये कोई वायर लेता मैं, तो ये वायर लेता, इसका खुद का कुछ ना कुछ क्या होता? रेजिस्टेंस होता। लेट्स सपोज ये एल लेंथ का वायर है और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी से, यहां से करंट जा रही है आई, इसका एरिया ए है,
यानी थ्रू आउट द एरिया ए ही रहेगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ले लिखा है, लेंथ है एल। हो सकता है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा हो, होगा ही सही, क्योंकि एलॉय वायर है, परफेक्ट कंडक्टर नहीं है। और इसकी बोल रखी है आपको रेजिस्टिविटी, मान लीजिए दे दी जाए रेजिस्टिविटी इज रो, और अगर ये V वोल्ट की बैटरी हो, V वोल्ट की बैटरी हो, तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए बी के अक्रॉस। अगर इसको A और इसको B पॉइंट बोल दूं, तो बताइए VAB कितना होगा साहब? करंट I फ्लो हो रही है, कितना होगा? I इंटू R तो हम मान रहे हैं, L लेंथ दे रखी है, A एरिया दे रखा है, और रो रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो क्या होगा बोलिए? I rho L by A. I into rho L by A. I रो L by A। ऑलमोस्ट आई गेस सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट हमें यहां उठाना है। मैं अब क्या कर रहा हूं, ए से और एक जॉकी ले रहा हूं, उसको कहीं पे भी, आप यहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी। तो ये आपने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। वोल्ट मीटर का काम क्या रहेगा? पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करना किसी भी पॉइंट के बीच में, ठीक है। मैंने यहां पे टच कर दी जॉकी, ए से जे तक की है। क्या यहाँ पर जे जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करूंगा तो अलग अलग लेंथ आएगी? सेम तो नहीं आएगी ना, हर जगह लेंथ चेंज होती रहेगी। तो अगर मैं ए से जे के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस पूछूं, अगर आई करंट फ्लो हो रही होती तो क्या बोलता? VAB इज इक्वल टू IR। आर लेट्स, मैंने अज्यूम कर लिया कि ए से जे तक का रेजिस्टेंस R था, अज्यूम्ड, तो उसको मैं क्या यही लिखता है क्या? I रो। लेकिन ये हम मेजर कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते? यस और नो? कैन बी मेजर दिस लेंथ बाय यूजिंग दिस मीटर स्केल? Yes sir. Yes sir. तो लेंथ कैन बी मेजर्ड, और यूनिफॉर्म ये सब कुछ दे रखा है, यानी कि ए आपको पता है या ये आपको पता है कि ये कांस्टेंट है। तो क्या यहां पे बोल दूं करंट जो आ रही थी बैटरी से ये कांस्टेंट है? अगर मैंने इस फॉर्मूले में ये लिख दिया VAB इज इक्वल टू IR होना चाहिए था, और R की वैल्यू होनी चाहिए रो L अपॉन A। क्या यहाँ पर I कांस्टेंट है क्या इस वाले सर्किट में जो I फ्लो हो रही है? जल्दी जल्दी बोलते जाना। Yes sir. I कांस्टेंट, रो A कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये दोनों चीज है कांस्टेंट। क्या L कांस्टेंट है क्या यहाँ पर? इस पूरे वायर A से B में मैं पे भी रख सकता हूं। वेरिएबल कौन हुआ? L। L इज नॉट कांस्टेंट। इस सर्किट की बात कर रहे हैं, A से B तक में, पूरी जगह A से B तक में कहीं पे भी करंट जाए, करंट हमेशा I बनी रहेगी। A से B तक कहीं पे भी जॉकी टच करो, करंट हमेशा I रहेगी। यस, पूरे वायर का कहीं के भी लिए देखो, रो रेजिस्टिविटी हमने कांस्टेंट बोल ही रखी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं पे भी टच करो, एरिया क्रॉस सेक्शन सबका सेम है। तो थ्रू आउट A से B तक जॉकी आपकी इच्छा हो जहां टच करो, ये तीन फैक्टर्स हमेशा कांस्टेंट बने रहेंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये मिलकर के कोई नई कांस्टेंट क्वांटिटी देंगे, और उस नई कांस्टेंट क्वांटिटी को लेट्स सपोज आई हैव टेकन K। तो क्या मुझे मिल गया क्या VAB इज इक्वल टू KL? K इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? I रो बाय A। तो क्या VAB इज इक्वल टू KL? K एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L? Yes sir. यहां तक कितनों को समझ में आ गया? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जो चीज आई, ये इसने क्या बोला? इसने बोला है VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, सॉरी VAB नहीं है ये, A किसके बीच में है? ये AJ, VAJ। हमने जॉकी को टच किया, उसकी लेंथ L मानी, यहां को भी हम J बोल देते हैं ना, VAJ। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स having a length L, है ना, provided having uniform cross section in a uniform composition, then the potential difference between these 2 points of a wire is directly proportional to its length, is directly proportional to its length, where and अगर मैं यहां पर इस रिलेशन को फॉलो करूं, इसको देखो, VAJ is equals to KL, तो VAJ
अपॉन के इज इक्वल टू क्या हो गया, एल। इस टर्म को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी के को नहीं, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। इसको मैंने एल को नीचे ले आऊं तो क्या बन गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की डेफिनेशन रिकॉल द फॉर्मूलाज। कोई सा भी दुनिया में ग्रेडियंट हो अपॉन डिस्टेंस आता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा v बाय एल क्या बन गया, k, और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया हमारा, एक कांस्टेंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली, इसको अगर मैं वर्डिंग में रीड करूं तो क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर पे 0.5 वोल्ट का 0.5 वोल्ट पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, तो हर 1 सेंटीमीटर पे 0.5 का ही ड्रॉप होगा। अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं इक्वल 1 सेंटीमीटर के, तो अगर यहां से यहां तक पोटेंशियल का ड्रॉप 0.5 है, तो इसमें भी फिर 0.5 ही होगा। इस 1 सेंटीमीटर में इसमें भी 0.5 ही होगा, इसमें भी 0.5 ही होगा। तो अगर यहां से यहां तक टोटल पोटेंशियल का डिफरेंस अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 टोटल अगर ये 3.5 वोल्ट की बैटरी होती, तो यहां से यहां तक अगर 3.5 वोल्ट आता, तो कोई सा भी हिस्सा में लेता, ये 4 है तो यहां तक 2 वोल्ट का आता। 2 वोल्ट कितने पर, 4 सेंटीमीटर पर, है ना। 3.5 सेंटीमीटर पर 3.5 वोल्ट, सॉरी 7 सेंटीमीटर पर 3.5 वोल्ट का पोटेंशियल का ड्रॉप आता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। और ये वैल्यू क्या दे रहा है, के दे रहा है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, के इज व्हाट, कांस्टेंट। तो पोटेंशियोमीटर के केस के अंदर पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। इस जगह से हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वर्क ऑन दैट प्रिंसिपल that for a uniform cross sectional area, for a wire of uniform cross sectional area and having uniform composition, then the potential difference between any 2 points is directly proportional to the length of that wire. फिर से तो क्या है कि the principle of potentiometer is that if through a wire a constant current is flowing, if a constant current is flowing through a wire of length L having uniform cross sectional area and uniform composition, then the potential difference between the two ends of that wire is directly proportional to its length. AJ दो उस वायर के 2 पॉइंट हो गए। सो फिर से प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, इफ अ कांस्टेंट करंट इज flowing through a wire having uniform cross sectional area and uniform composition, then the potential difference between the ends of that wire is directly proportional to the length of the wire. If a constant current is flowing through a wire having uniform cross sectional area and uniform composition, then the potential difference between the ends of that wire is directly proportional to the length of that wire. This is the principle of potentiometer. कितनों को समझ में आ गया? तो व्हाट इज द एप्लीकेशन हियर? ये तो हुआ बेसिक प्रिंसिपल हुआ। इसका मतलब अगर मेरे को एक ग्राफ बनाना हो पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ के बीच में, तो डेल्टा वी और एल के बीच में ग्राफ क्या आएगा? ये देखिए वी ए जे अपॉन एल के कांस्टेंट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल।
तो ये ग्राफ आ गया, है ना। K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये K ही हमारा किसका काम कर रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी है, I रो अपॉन A, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ एप्लीकेशन होती है, तो जो हमें मेन एप्लीकेशन देखनी है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाता हूं। तो एक चीज बस अब ये सीख लीजिए एप्लीकेशन से पहले, क्योंकि इस एप्लीकेशन में इस कॉन्सेप्ट की ही जरूरत पड़ेगी, वरना वो बाद में क्या होता है कि समझ में नहीं आता। हालांकि जनरली कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो उस चीज को डायरेक्ट बता देता है। डायरेक्ट बताने का मतलब उस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है, बस बोल दिया जाता है ऐसा होता है, ऐसा होता है, अच्छा बस हो गया खत्म, ठीक है। बस ये एक पहले से कॉन्सेप्ट बस इतना सा समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने एक इवन सेल जोड़ रखा है ना, इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये E2 सेल है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इनके बीच में गैल्वेनोमीटर जनरली यूज डिटेक्ट्स द स्मॉल करंट इन द सर्किट, ठीक है। और ये इसकी यहाँ पे नीडल बना देता हूं, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। अब आपने दो सेल को कनेक्ट कर दिया जिनके ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंसेस दे रखे हैं E1 E2, प्लस माइनस। अगर ये सेल नहीं होता, E1 E2 सेल नहीं होता, तो करंट वाज फ्लोइंग इन द सर्किट इन दैट वे। सभी को समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव से निकलती है, अगर ये नहीं होता तो ऐसे जाती, ठीक है। अगर E1 नहीं होता तो ये ऐसे फ्लो होती कंपलसरी, है ना। एक क्लॉकवाइज होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होती। ये हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गई E2 के कारण क्लॉकवाइज। अगर इनमें से कोई एक ही सेल होता तो उस हिसाब से बताया मैंने। अगर दोनों ही सेल आ गए तो क्या होगा, तो भाई दोनों में लड़ाई हो गई, क्योंकि अगर ध्यान से देखो इस सर्किट को, तो ये सर्किट को अगर मैं वापस से रीड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा ही नजर आ रहा होगा आपको। इन दोनों के ये प्लस पॉइंट, मतलब ये सर्किट इस तरीके से है, इधर से इसका भी पॉजिटिव पॉइंट इधर इसका भी पॉजिटिव पॉइंट इधर, आमने सामने की तरफ इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल हैं। तो इससे करंट इधर जाना चाहती थी, इससे करंट इधर आना चाहती थी, तो नेट करंट उस सेल के थ्रू फ्लो होगी जिस सेल का ईएमएफ ज्यादा हो। ये एक अगर टर्मिनल निकाल दूं तो उस, या टर्मिनल नहीं भी निकाला ऐसे भी समझ लो, उस सेल से फ्लो होगी जिसका जो डोमिनेटिंग हो। जैसे कहने का मतलब सिंपल भाषा में देख लो यार, अगर इसको मैं बोल दूं, कितना बोल दूं, मान लीजिए 30 वोल्ट, E1 है 30 वोल्ट और E2 है साहब 20 वोल्ट, तो होगा क्या, अगर केवल E1 होता तो नीचे करंट आ रही होती एंटी क्लॉकवाइज में, और केवल E2 होता, E1 नहीं होता तो 20 वोल्ट से जा रही होती क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों हो गए तो देखा गया कि यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन है, E1, दोनों के पॉजिटिव है, तो इसकी टेंडेंसी इसके 20 वोल्ट को तो ये 30 वोल्ट कैंसिल करने में चला जाएगा, तो 30 में से 20 तो इसका कैंसिल होने में चला गया, रिमेनिंग जो बचा 10 वोल्ट बचा। तो इसका मतलब नेट पूरे सर्किट का जो अगर डायग्राम बनाओ तो नेट डायग्राम तो यही रह गया बस, ये वाला, ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई एक तरह से। तो ये पूरा सर्किट इस तरीके से बिहेव करेगा। तो इसमें से 10 वोल्ट के थ्रू करंट इधर से आएगी, तो नेट करंट इधर से आ रही होती। अगर मैं इसको 40 वोल्ट बोल देता या 50 वोल्ट बोल देता तो नेट अब जो सर्किट बनता वो ऐसा बनता, लेकिन अब ये 50 माइनस 30 ये 20 वोल्ट की नेट बैटरी की तरह से काम करता, ठीक है। जिस टाइम पे ये E2 इधर से E2 50 वोल्ट होता तो करंट ऐसे जा रही होती, इसमें नीचे आ रही होती, ऐसे इधर की तरफ आ रही होती। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, मान लीजिए इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, तो ये डिफ्लेक्शन इधर की तरफ आता, ऊपर से नीचे आ रही है तो इधर आता। और अगर जिस टाइम पर ये 20 वोल्ट था उस टाइम पे नेट करंट ऊपर से नीचे ऐसे आ रही थी, नीचे से ऊपर ऐसे जा रही होती, तो डिफ्लेक्शन यहां के कंपैरिजन में इधर की तरफ आता। ये ऐसे है तो इधर आता, और ऊपर से नीचे आ रही है तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर का, ये डिफ्लेक्शन है।
क्या होगा, क्या होगा, मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बहुत कॉमन सेंस है लेकिन वहां पे नजर नहीं आता, क्या होगा कि अगर दोनों ही 30 वोल्ट की हो जाए, बोलिए सर, इफ E1 No deflection. is 30 वोल्ट क्या होगा, बोलिए, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, Zero. जीरो। Zero deflection. जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, Zero. Zero. सर्किट ऑल दो कनेक्टेड, कनेक्टेड है, क्या क्लोज पाथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्लोज Yes, पाथ sir. बन रहा है, Yes, sir. करंट इज नॉट फ्लोइंग, क्यों नहीं फ्लो हो रही, क्योंकि पोटेंशियल्स के डिफरेंस जीरो हो रहे हैं, डेल्टा वी क्या आ रहा है यहाँ पर, जीरो आ रहा है, या डेल्टा ई बोल दो, डेल्टा ई क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जब डेल्टा ई जीरो आ गया तो टोटल करंट ऑफ द सर्किट जीरो आएगी, इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन है वो 0 पॉइंट पे रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। रीजन समझ में आ गया क्या, कि मतलब सर्किट कनेक्टेड है, क्लोज सर्किट है, फिर भी करंट जीरो है। तो कभी ऐसी चीज सिचुएशन आपके सामने आ जाए जहां पे मुझे ये समझाना पड़े कि देखो यार सर्किट बन रहा है, क्लोज सर्किट है, फिर भी करंट नहीं फ्लो हो रही, तो उसका मतलब क्या मैं ये बोल दूं क्या कि इस वाले का और इस वाले का पोटेंशियल सेम हो रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो रखा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैं इसका E1 दे दूं और E2 30 वोल्ट दे दूं और ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, तो क्या तुम बता सकते हो क्या कि E1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 30 volt. आ गया क्या समझ 30 में, volt. है ना? यही अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। यहां तक कौन सा सबको क्लियर है, कितना को समझ में आ गया भाई?